नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पूरे देश भर में इस समय केवल एक ही चर्चा है कि क्या एनडीए की सरकार बनेगी, क्या परसों नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो अयोध्या को लेकर हो रही है कि अयोध्या में आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, जबकि अयोध्या में इतना विशाल मंदिर बना है, लोगों को रोजगार मिला है, वहाँ पर पर्यटन बढ़ा है, इसके बाद भी वहाँ के लोगों ने बीजेपी को क्यों हराया। आज हमारे साथ देश के बड़े पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे प्रभात जी हैं। हम प्रभात जी से कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक बात दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दूं कि ये जो पूरा इंटरव्यू मैं प्रभात जी का कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में नहीं, एक देश के बड़े पत्रकार के रूप में और पत्रकार की नज़र से इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, बहुत बहुत नमस्कार। आप प्रभा जी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अयोध्या में बीजेपी को मात क्यों मिली। अयोध्या जीते हैं, अयोध्या विधानसभा जीते हैं, फैजाबाद लोकसभा हारे। अगर आपकी जानकारी ठीक हो तो फैजाबाद हो गया है लोकसभा का नाम और अयोध्या विधानसभा जीते हैं, अयोध्या हारे नहीं। देखिए, पूरा इलाके को ही आपने डेवलप किया है, पूरा संसदीय क्षेत्र। उम्मीद तो ये हो रही थी, क्या ये कारण है कि वो जो आपके वहाँ सांसद रहे हैं जिनको आपने उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने संविधान बदलने की बात कर दी, कहीं ये कारण तो नहीं रहा। देखिए, कारण अब आकलन होगा, कारण तो तत्काल पता लगता नहीं है। यूपी में जहां 60 से 74 सीटें जीतने की उम्मीद थी, वहां इतने पर आ जाना ये निश्चित तौर पर हम सबके लिए मंथन का कारण है। मंथन होना ही चाहिए, होगा ही, क्योंकि यूपी और बिहार से ही भारत की राजनीति साउथ इंडिया से नहीं आती है। इसके बाद महाराष्ट्र है यूपी के बाद, इसलिए लोग 120 सीटों में से जिसकी सीटें 80-90 के करीब आती थी, सरकार उसकी बनती रही है अब तक। इसलिए अयोध्या हारना, मैं अयोध्या नहीं कहूंगा, फैजाबाद हारना हम सब के लिए अब ये विवेचन होगा, आकलन होगा, मंथन होगा, उसके बाद ही अंदाज लगेगा। कभी कभी क्या होता है, विषय छोटा हो जाता है, व्यक्ति बड़ा हो जाता है। तो वहां हो सकता है लल्लू सिंह जी लगातार जीत रहे हैं, उनसे कोई बात हुई होगी, किससे बात हुई होगी, ये एक ना भी लल्लू सिंह जी पर हम आरोप लगा सकते हैं, ना हम पार्टी के बारे में कुछ कह सकते हैं। इतना जरूर है कि फैजाबाद हारना भी हमारे लिए थोड़ा सा लगता है कि नहीं हारना चाहिए था। आप प्रभात जी देखिए, मैं ये देख रहा था कि देश के जो 4 बड़े शंकराचार्य उसमें से 2 बिल्कुल खिलाफ थे, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं पहुंचे। आपने देखा कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य और पुरी के शंकराचार्य वो लगातार विरोध कर रहे थे। ये जो चुनाव परिणाम आए हैं खासकर हिंदी बेल्ट में, क्या ये शंकराचार्यों की नाराजगी इस चुनाव में आपको झलकती हुई दिख रही है क्या? देखिए, शंकराचार्य जी से मैं हमेशा, चाहे कोई भी संत हो, मेरा हमें वो क्या है, राष्ट्र के प्रहरी है। आदि शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में 4 स्थान बनाए। ये राष्ट्र के धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सात्विक प्रहरी है, और प्रहरी को बोलने का अधिकार होता है। उनकी समझ को मैं चुनौती दूं तो मैं इतना बड़ा आदमी हूं नहीं रविंद्र जी। उन्होंने जो कुछ भी कहा धार्मिक, सात्विक, आध्यात्मिक आधार पर कहा होगा, लेकिन वो कारण कोई हार का होगा, मैं ये नहीं मान सकता। हार के कारणों पर तो अनेक दिन लगेंगे अभी विवेचना करने में। ये जो चुनाव के बीच में इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू छपा था जेपी नड्डा साहब का, और उससे लेकर संघ में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनी। लोगों ने कहा कि अभी कम से कम ये इंटरव्यू नहीं आना चाहिए। आपको लगता है कि उससे कुछ नुकसान हुआ है पार्टी का? अब मैं नहीं जानता कि जगत जी ने किस आशय में कहा। कभी कभी ये भी होता है कि शब्द कहा कुछ जाता है। एक वी शांताराम थे, बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर मराठी में, उनके बातों का द्विअर्थी संवाद होता था। जैसे उनकी अनेक मराठी पिक्चर जब मैं मुंबई रहता था देखता था। एक पिक्चर थी आंध्रा मार तो डोड़ा, अंधा आंख मार रहा है। तो ऐसे आज के इस पत्रकारिता के युग में क्या कहा उन्होंने और क्या छपा, मुझे अभी विश्वास नहीं होता है। जगत जी बहुत सीजेंट हैं, और अगर ये बात सत्य है तो मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, या सुनने में कुछ गलती हुई होगी,
या जानबूझकर भी छापा गया होगा, पता नहीं क्या है। आपको लग रहा है कि एनडीए सरकार बड़ी आसानी से बनेगी, या ये जो दोनों बैसाखियां हैं ये हमेशा के लिए परेशान करते रहेंगे दोनों? देखिए, सबसे पहले तो जनता ने जो मैंडेट दिया है वो मैंडेट अपने आप में उसको सिर झुका के करना चाहिए, एक। और गठबंधन की सरकार तो बन ही रही है। अब गठबंधन का जो धर्म होता है, जो निभाया जाता है जिस तरह से, उसको निभाने का सामर्थ्य भगवान नरेंद्र मोदी जी को दें, चंद्रबाबू नायडू को दें, नीतीश कुमार को दें। मैं आज भी ये कहने में कोई संकोच नहीं करता हूं कि नरेंद्र मोदी भारत के सर्वमान्य नेता हैं। परिणाम क्या आया या नहीं आया ये अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जरूरत आज भारतीय जनता पार्टी को नहीं, भारत को भी है। और गठबंधन की सरकार भी चलाने के लिए ईश्वर उनको सामर्थ्य दे और चले, ये तो प्रार्थना मैं करूंगा ही। देखिए, दो तरह की चीज़ें आ रही हैं प्रभा जी, क्योंकि लोग चिंतन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीडिया में भी ये बातें हैं, और जो बुद्धिजीवी हैं वो कि चंद्रबाबू नायडू ने अभी जो चुनाव लड़ा आंध्रा में, उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, उन्होंने कहा कि हम हज में सब्सिडी देंगे, हम मुसलमानों को संरक्षण देंगे। और मोदी जी ने इसके विपरीत पूरा चुनाव प्रचार किया है कि मेरे जीते जी मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा। तो आपको लगता है कि ये जो टकराव है, ये टकराव क्या सरकार बनने के बाद दिखाई देगा? क्या ये सहजता से? और दूसरा, गठबंधन सरकारों का एक धर्म रहा है कि मिनिमम जो प्रोग्राम बनाते हैं, मिनिमम एक सामंजस्य वाला प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम में मोदी की गारंटियों का क्या होगा? देखिए, अटल जी की सरकार से बड़ी गठबंधन की सरकार किसी की नहीं होगी। और उस समय मुझे याद है, प्रमोद महाजन जी के घर पर मैं भी था। तो प्रमोद महाजन जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें 5-6 मुद्दे छोड़ दिए गए थे। और अटल जी ने संसद में कहा था, जब लोगों ने टिप्पणी की, क्या हुआ राम मंदिर का, क्या हुआ 3 तलाक का, क्या हुआ समान नागरिक संहिता का, तो अटल जी ने कहा था कि हम गठबंधन में हैं, जिस दिन आएंगे संपूर्ण बहुमत में, उस दिन इन सारे बातों को, आज हमने अपनी मैनिफेस्टो में इन बातों को हटाया है। इसीलिए मैंने कहा कि गठबंधन धर्म है, उसके लिए ईश्वर नरेंद्र मोदी जी को शक्ति दे। बाकी जो चीजें थी अब वो तो हो नहीं सकती, वापस आ सकती है। बहुत सारे कार्य हो चुके हैं, लेकिन कहीं कोई टकराहट नहीं हो, इसकी चिंता तो सबको करनी पड़ेगी। लेकिन आज प्रभा जी, आपने इशारे में एक बहुत बड़ी बात कह दी। आपने कहा गठबंधन एक धर्म है और उसका पालन करना पड़ेगा। तो क्या अब ये होगा कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो समान नागरिक संहिता लागू करने का है, सीएए लागू करने का है, मुसलमानों को आरक्षण ना देने का जो एक संकल्प है, उससे समझौता हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूं, ये एक दूसरे की ट्यूनिंग पर बात होती है। जैसे मेरे आपकी बहुत वर्षों से ट्यूनिंग है, तो किसी चीज को मनाने के लिए धारा 370 के लिए गुलाम नबी आजाद जी फ्लोर पे बैठ गए नीचे राज्यसभा में, मैं देखा था मैं। और फारूक अब्दुल्ला जी ने बयान दिया खून की नदियां बहेंगी, लेकिन कुछ हुआ क्या? तो कोई निर्णय करना भी है तो सबको कन्विंस करके करना पड़ेगा, सबकी मानसिकता को तैयार करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी जी को आज ये ताकत ईश्वर दे कि वो गठबंधन धर्म को और ताकत से निभाएं। देखिए, आप तो अभी जितने भी सवालों के जवाब आ रहे हैं वो एक बीजेपी नेता के आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे इस सवाल का जवाब एक पत्रकार के रूप में आए। आप इन दोनों नेताओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू को भी जानते हैं और नीतीश कुमार जी जानते हैं। इनकी और मोदी जी के बीच में जो कुछ हुआ है वो भी छुपा नहीं है। हमने देखा कि अमित शाह जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए इन नेताओं के लिए। हमने अभी मोदी जी के भी तमाम बयान सुने जो नीतीश कुमार को लेके जब पुरानी सब चल रहे हैं इस समय, क्योंकि सब आर्काइव में डला हुआ है। आपको क्या लगता है एक पत्रकार के रूप में, ये गठबंधन क्या 5 साल चल पाएगा, या जो व्यवहार है, जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अटल जी एक ऐसे बड़े कद के नेता थे जो बड़े समन्वयवादी थे, ये मोदी और अटल जी में कितना अंतर है आप और हम सब जानते हैं। देखिए, देश सबसे सामने, आंख के सामने भारत माता होना चाहिए।
और भारत माता यदि आंखों के सामने है तो भारत माता उतनी ही लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी को है जितनी चंद्रबाबू नायडू को है और जितनी नीतीश जी को है। और अपनी छवि, जीवन में छवि से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। छवि की एक भी मर्यादा होती है। और राजनीति, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, संभावनाओं का और असंभावनाओं का केंद्र है पूरी तरह से। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। भगवान राम को जब सुबह राज्याभिषेक होना था और शाम को जेल जाना, सॉरी वनवास जाना पड़ा, तो आप क्या कहते हैं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहले भारत माता आंखों के सामने, मैं पत्रकारिता के नाते उत्तर दे रहा हूं, और जिन जिन के सामने भारत माता है उन सबको विचार करना पड़ेगा कि देश के हित में कौन है, देश के हित में गठबंधन है या देश के हित में कोई और है। इसलिए सबको संभलकर भारत माता के सामने काम करना पड़ेगा। प्रभात जी, अभी आपने रामायण का उदाहरण दिया कि राज्याभिषेक होने वाला था और वनवास हो गया। परसों मोदी जी की शपथ होनी है और ये जो 48 घंटे हैं ये बड़े क्रूशल बताए जा रहे हैं। इसमें भी कुछ उस तरह का हो सकता है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। वो कभी झुकने वाले व्यक्ति है नहीं। वो जिस मिट्टी के बने हुए हैं नरेंद्र मोदी, और जितना हमने उन्हें देखा है, वो कभी झुक के राजनीति नहीं करते। देखिए, कल ही वो फैसला हो गया, सबने लिखित में दे दिया, और कल जाएंगे सारे लोग राष्ट्रपति जी को देंगे, तो वो तो बात ही खत्म हो गई कि नरेंद्र मोदी जी कोई फैसला लेंगे। लेकिन खबर तो ये छप रही है कि एक नहीं दो चिट्ठियां दी थी हर एक ने। एक चिट्ठी दी थी समर्थन की और दूसरी दी थी कि हमें इतने मंत्रालय चाहिए, हमें स्पीकर चाहिए, हमको इस विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो क्या मोदी जी इन सब चीज़ों से समझौता कर पाएंगे? क्या मोदी जी अपने जो बातें उन्होंने कही हैं चुनाव में, जो वायदे किए हैं, जो गारंटी दी है, उससे समझौते कर पाएंगे? देखिए क्या है, दूसरी चिट्ठी अगर होती तो वो जारी होती। दूसरी चिट्ठी की चर्चा आप कर रहे हैं, अखबारों में छपा है, सारा अखबारों में छपा होगा, लेकिन ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है। चिट्ठी एक ही है। हार्टेड, दिल से सबने कहा है, और नीतीश जी ने कहा कि जितनी जल्दी बन जाए। कल मैं सुन रहा था शशि शेखर जी को, बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि भाई 6 को क्यों नहीं बना रहे हैं। सवाल क्या है कि तिथि मुहूर्त भी निकालनी पड़ती है। कल संसदीय दल की बैठक भी रखी है। आज हमारे सारे मुख्यमंत्री भी उस बैठक में रहने वाले हैं। कल देश के सारे सांसदों को बुलाया गया है, एनडीए के सांसदों को। हर चीज की प्रक्रिया हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री वही रहेंगे, वही बनेंगे, ये इतना मैं कह सकता हूं। एक आखिरी सवाल, और ये बड़ा महत्वपूर्ण, वो आपके जीवन से बहुत महत्व रखता है। वो ये है कि ये तमाम सारी अफवाहें इस तरह की हैं कि संघ बड़े नई तरह से सोच रहा है, संघ इस रथ का घोड़ा बदलने पर विचार कर रहा है, संघ के बारे में जो चुनाव के बीच में बयान आए हैं उससे संघ के लोग नाराज हैं। मतलब एक ऐसा कन्फ्यूज़न का माहौल पैदा कर दिया है संघ को लेकर। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में संघ को आपसे ज़्यादा कोई राजनेता या कोई पत्रकार नहीं समझता। वास्तव में संघ इस मुद्दे पर कहाँ खड़ा है? देखिए, संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, विश्व का पहला संगठन है जिसमें अगली साल 100 साल होंगे, तो उन्होंने कहा है कि हम 1 लाख शाखाएं बढ़ाएंगे, 1 लाख शाखा करेंगे, लेकिन मनाएंगे नहीं। और उल्टे ये कहा है कि हम 300वीं जयंती अहिल्याबाई होलकर की मनाएंगे, नारी शक्ति के लिए। संघ को क्या है, संघ को रविंद्र जी दूर से नहीं समझा जा सकता। संघ चिंता करता है। जैसे मैं मध्य प्रदेश में आया, भारत से, वहां महाराष्ट्र से इमरजेंसी में फरार होके, तो संघ के लोगों ने मेरी चिंता की, जनसंघ के लोगों ने मेरी चिंता की, मैं कहां पढ़ूं, मैं कहां जाऊं, क्या करूं। यहां तक मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरे कपड़े लत्ते भोजन सबकी व्यवस्था संघ ने की। आपको पता है कि मैं 32 वर्ष कार्यालय में रहा हूं। संघ चिंता करता है समाज की, संघ चिंता करता है हिंदुत्व की। संघ से आप पूछेंगे तो संघ आपको कुछ कहेगा। संघ बिना मांगे सलाह देने वाले संगठनों में से नहीं है। संघ को कभी सरकार की जरूरत नहीं पड़ती है। अनुकूलता रहने पर यह रहता है कि संघ जो सोचता है उसके हर्डल्स नहीं होते, इतना ही है। जैसे संघ सोचता था धारा 370 समाप्त हो, राम मंदिर का निर्माण जल्दी हो, संघ सोचता था कि समान नागरिक संहिता हो। ये जो संघ के मन में है, और संघ अपनी ताकत पे, सरकार के भरोसे संघ नहीं चलता कभी भी।
विचारधारा के करीब होने के नाते संघ ने अपने अनेक स्वयंसेवक दिए हुए हैं। क्या नरेंद्र मोदी प्रचारक नहीं रहे? वर्षों रहे प्रचारक। भारत के दोनों प्रधानमंत्री जब कानपुर पढ़ने गए अटल जी, तो वो कानपुर में पिताजी के साथ लॉ किया, साथ साथ एक क्लास में, और संडीला में प्रचारक बन के गए। उत्तर प्रदेश के पास ही एक संडीला क्षेत्र है। तो ये सौभाग्य है कि दोनों ही संघ के स्वयंसेवक देश के प्रधानमंत्री बने और जो प्रचारक रहे। इसलिए संघ आ बैल तू मार करता नहीं है। संघ का सुझाव मांगोगे तो देंगे, नहीं मांगोगे तो संघ अपने कार्य में लगा हुआ है। संघ का कार्य निरंतर चलने वाला है। संघ सरकार के भरोसे कभी नहीं रहता। संघ ने आपातकाल जैसे चीजें झेली हैं। संघ में 4-4 बार प्रतिबंध लगाए। और एक और बात कहूं आपको कि नेहरू जी के प्रधानमंत्री कार्यालय में जाइए, एक चिट्ठी है द्वारका प्रसाद जी मिश्र ने लिखी थी यहां से कि संघ को प्रतिबंधित मत करो, संघ जो कहता है वो करो, संघ को जो सुविधा देना हो दो। सुविधाओं से संघर्ष की प्रतिभा घटती है, संघ क्षमता घटती है। नेहरू जी नहीं माने। जितनी बार संघ पर प्रतिबंध लगा, संघ मजबूत होकर उभरा। संघ समाज है, भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करता है, हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता है। संघ संघ को किसी चीज की चिंता नहीं है, हिंदुत्व की चिंता है, स्वयंसेवक की चिंता। उसका काम है स्वयंसेवक बढ़े। इसलिए विश्व के इतिहास में 100 साल होने जा रहे हैं, किसी तरह का बंटवारा देखा आपने? कुछ नहीं। इसलिए संघ की तुलना हम भाजपा से करें या संघ नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा, संघ की नाराजगी भी नहीं दिखेगी किसी को। संघ एक अलग प्रकार का संगठन है। संघ संस्कृति और सांस्कृतिक संगठन है। और इसलिए मेरा मानना है कि संघ हमारे लिए प्रणम्य है। मैंने किसी से दीक्षा नहीं ली है, क्योंकि मुझे लोग पूछते हैं कि आपका गुरु, बहुत सारे गुरु मेरे परिचित हैं। मेरे छोटे बेटे के विवाह में दिल्ली में सब गुरु लोग आए थे, तो अक्सर कहते हैं पति पत्नी आओ दीक्षा लो। तो मैंने कहा मैंने संघ में भगवा ध्वज से दीक्षा ली है। मेरा कोई गुरु नहीं है, भगवा ध्वज गुरु है। इसलिए संघ का गुरु भगवा ध्वज है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि मेरा चित्र लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्वयंसेवकों ने उनको उस समय कहा था, लेकिन डॉक्टर जी ने कहा कि त्याग, तपस्या, बलिदान का प्रतीक है भगवा ध्वज, वह अपना गुरु है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तेज प्रभात झा जी, मैंने जैसा बताया, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, और सबसे बड़ी बात, बड़े पत्रकार हैं। आज उन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी चीज़ों का उत्तर दिया है। उन्होंने कुछ चीज़ें उन्होंने इशारे में कही और बड़ा स्पष्ट कहा है। जहाँ तक संघ को लेकर जो भ्रम है, आज प्रभात जी के इस बात से शायद बहुत सारे दर्शकों का ये भ्रम दूर होगा कि संघ किसी चीज़ में इंटरफेरेंस करता है। हाँ, संघ से यदि सलाह मांगी जाएगी तो निश्चित तौर पर संघ की जो विचार है उसके अनुसार वो सलाह देगा। आज उन्होंने ये भी कहा है कि अब देश में जो सरकार बनने वाली है वो गठबंधन की सरकार है, और अटल जी ने जिस कुशलता के साथ सरकार चलाई है, लगता है भगवान नरेंद्र मोदी जी को ऐसी बुद्धि दे, भगवान उनके सहयोगियों को शक्ति दे, क्षमा चाहता हूं, बुद्धि नहीं शक्ति दे, कि जो अटल जी ने जिस तरह से गठबंधन सरकार चलाई है, आगे भी इस तरह की सरकार चलती रहे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।